नमस्कार। जब से नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, सबके मन में एक ही दुविधा चल रही है कि ये नीति क्या है और कब से लागू होगी। तो आपको बता दें कि 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। आज से 34 साल पहले सन 1986 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा अभी की मौजूदा एजुकेशन पॉलिसी का रूपरेखा तय किया गया था, जो कि साल 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा कुछ बदलाव किया गया था। तब से लेकर आज तक हम इसी पॉलिसी को देखते आए हैं। अब ये कोई रातों रात की बात नहीं है कि मोदी सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी को बदल दिया है। हम आपको बता दें कि वर्ष 2014 के आम चुनाव के घोषणा पत्र में बीजेपी के द्वारा इसका जिक्र किया गया था और 31 अक्टूबर 2015 को पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अगुवाई में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 27 मई 2016 को पेश किया। 24 जून 2017 को इसरो के साइंटिस्ट के कस्तूरीरंगम के अगुवाई में 9 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, जिसने 31 मई 2019 को अपनी ड्राफ्ट HRD मिनिस्ट्री को सौंपी और उसके बाद HRD मिनिस्ट्री ने 2 लाख से भी अधिक सुझाव पब्लिक, स्टूडेंट, स्टेक होल्डर्स और ग्राम पंचायत से लेकर ये नई पॉलिसी का रूपरेखा तैयार किया। कुछ प्रश्न आपके मन में होगा कि आखिर क्यों हमें नई पॉलिसी लानी पड़ी। इसका भी जवाब हमें मोदी सरकार के द्वारा दिया गया है। स्टूडेंट्स को टाइम के साथ बदलने के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ाने के लिए और भारत को नॉलेज यानी कि ज्ञान का सुपर पावर बनाने के लिए। इसके साथ एक और आज बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। HRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है, जो कि हमें बिल्कुल चौंकाता नहीं है, क्योंकि नाम बदलने का काम इस सरकार का पहले भी रह चुका है और कई जगहों स्टेशन और शहरों का नाम पहले भी मोदी सरकार ने बदल रखा है। अब नया नाम होगा शिक्षा मंत्रालय। RSS के द्वारा HRD नाम का विरोध पहले से ही हो रहा था और दलील ये दी जा रही थी कि मानव कोई संसाधन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भारतीय मूल्य के खिलाफ है। 1947 से लेकर सन 1985 तक इसे शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता था। फिर 1985 में इसका नाम बदल के HRD मिनिस्ट्री कर दिया गया तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा और तब से आज तक HRD के नाम से ही जाना जाता था और अब फिर नाम वापस से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, मतलब कि घर वापसी करा दी गई। और अब बात करते हैं बदलाव की। सबसे पहले 10+2 के सिस्टम को हटा दिया गया है और इसे 5+3+3+4 के नए सिस्टम में बदल दिया गया है। अब 15 साल आपको कम से कम पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसमें 3 साल की प्री स्कूलिंग और 12 साल स्कूलिंग शामिल रहेगी। 5+3+3+4 में 5 का मतलब है प्री स्कूलिंग के 3 साल और क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। 3 का मतलब है कक्षा 3, 4 और 5। फिर से 3 का मतलब है कक्षा 6, 7 और 8 और आखिरी 4 का मतलब है कक्षा 9 से 12 तक। कक्षा 9 से 12 तक में आप मल्टी स्ट्रीम ले सकते हैं, मतलब फिजिक्स या साइंस के साथ आप फैशन या म्यूजिक की भी पढ़ाई कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम को साल में 2 बार सेमेस्टर की तरह रखने का प्रावधान किया गया है। और अब बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन के बदलाव में। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन होगा। 6 से 9 साल के बच्चों को पढ़ना और लिखना आ जाए, इस पर जोर दिया जाएगा। बच्चों को इंटर्नशिप कराई जाएगी अलग अलग फील्ड में, जैसे कि कारपेंटर, टेलर, लॉन्ड्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर जैसे क्षेत्रों में, जो कि सरकार की बहुत अच्छी पहल है। 6ठी क्लास से कोडिंग कोर्स सिखाया जाएगा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सिखाया जाएगा और वोकेशनल कोर्स पर जोर दिया जाएगा। 5वीं कक्षा तक पढ़ाई मातृभाषा में बच्चे कर सकते हैं, जिससे इंग्लिश का बोझ बच्चों से हटेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के पैमाने पर बनाया जाएगा, जिसमें मार्क्स टीचर तो देंगे ही और साथ में बच्चा खुद को भी मार्क्स दे सकेगा और साथ में सहपाठी मतलब बच्चों के मित्र भी उसे अंक दे सकेंगे। रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल भी जोड़ा जाएगा। नेशनल असेसमेंट सेंटर तैयार किया जाएगा बच्चों के मूल्यांकन के लिए। ये पॉलिसी सन 2030 तक हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करेगी। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा में बदलाव की। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री या एग्जिट का विकल्प दिया जाएगा, मतलब 1 साल कोर्स करने पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल के कोर्स करने पे डिप्लोमा दी जाएगी और 3 या 4 साल के कोर्स पूरा करने पर ही डिग्री दी जाएगी। और साथ में हर साल के पढ़ाई के बाद क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा, जो कि बच्चे के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में स्टोर होगा, जिसको आप इस्तेमाल करके आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का भी प्रावधान किया गया है, जिससे छात्र फिजिक्स या साइंस के साथ साथ म्यूजिक या पॉलिटी भी ले सकता है। और आपको बता दें कि ऐसी व्यवस्था पहले से JNU में होती है। UGC और AICTE और ऐसे तमाम संस्था जो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के लिए नियम बनाते हैं, उनको भंग करके एक कॉमन रेगुलेटर बनाने का भी प्रावधान है।
इस नए एजुकेशन पॉलिसी से लीगल यानी कि वकालत और मेडिकल की पढ़ाई को अलग रखा गया है। मतलब इन कोर्स का मानक कॉमन रेगुलेटर के द्वारा तय नहीं किया जाएगा। मतलब मेडिकल कोर्स का मानक MCI तय करेगी पहले की तरह। सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी का मानक भी एक समान होगा। मतलब आप पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से करें या बिहार के किसी यूनिवर्सिटी से करें, पढ़ाई का क्वालिटी एक समान ही दिया जाएगा। इस नई पॉलिसी में फीस की अपर लिमिट को फिक्स करने का भी प्रावधान है, जिससे कि कोई प्राइवेट संस्था मनचाही वसूली ना कर सके। पश्चिमी देशों के तर्ज पे भारत में भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा, जो कि रिसर्च के लिए फंड करेगी विज्ञान के साथ साथ और दूसरे भी क्षेत्रों में। वर्चुअल लैब और वर्चुअल लाइब्रेरी को भी देश में विकसित किया जाएगा। सरकारी और प्राइवेट शिक्षा के क्वालिटी को एक समान रखा जाएगा। 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स भी शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात, GDP की 6% अब एजुकेशन पे खर्च होगी, जो कि पहले महज 4.3% ही होती थी। कुछ सवाल अभी भी हमारे दिमाग में चल रहा है कि हम सब जानते हैं सरकारी स्कूल और कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो देखना ये होगा कि कैसे सरकार एक कॉन्वेंट स्कूल और सरकारी स्कूल के मानक को एक समान करती है। जिस सरकारी स्कूल में मुख्य शिक्षकों की इतनी कमी है, वहाँ आप म्यूजिक कोर्स, वोकेशनल कोर्स कैसे शुरू कर पाएंगे। और भी कई दिक्कत का सामना सरकार को करना पड़ेगा इस पॉलिसी को धरातल पे लाने में। अभी ये पॉलिसी बस कैबिनेट से पास हुई है, पहले तो इसे संसद में बिल के तौर पे पेश करना होगा और कानून बनानी होगी, और फिर हर राज्य सरकार इस कानून को अपने राज्य में मंजूरी देंगे। इन सब में कम से कम 1 वर्ष की अवधि लगेगी। मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे थे क्रंची ज्ञान। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।